हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन के कहानी के साथ। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यॉनग्योल अब और चुप रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उसे लगता है कि अगर अभी भी यीचैन को नहीं रोका तो फ्यूचर हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसी डेस्परेशन में वो सीधे यीचैन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे सीक्यू के पीछे जाना छोड़ देने के लिए कहता है। उसके लिए ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है, बल्कि उसके पूरे फैमिली का एग्जिस्टेंस का सवाल होता है। इतने दिनों से फ्यूचर को बचाने की टेंशन, पेरेंट्स की लाइफ को सही डायरेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर प्लान के साथ होने वाला स्ट्रेस उसके इमोशन पर हावी होने लगता है। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में वो फिजिकल फाइट तक पहुंच जाता है। यॉनग्योल जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता तो कह देता है कि उसके दिल में सीक्यू के लिए फीलिंग्स है। कुछ ही पलों में यीचैन के नाक से खून बहने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर हार मान लेने का कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। ये पूरा सीन थोड़ी दूर खड़ी चुंगा देख रही होती है। जैसे ही वो यीचैन को इंजर्ड देखती है, उसका काम नेचर एक पल के लिए टूट जाता है। वो बाहर से कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और कंसर्न दोनों साफ दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि योनग्योल ने हद पार कर दी है। इसी बीच सीक्यू के रूप में रह रही योन्यू तुरंत यीचैन के पास पहुंच जाती है और उसकी चोट देखने लगती है। ये देखकर योनग्योल और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि जिस लड़की को वो फ्यूचर से जानता है, वो इतनी नेचुरली यीचैन की केयर क्यों कर रही है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन और बढ़ती जा रही है। योनग्योल गिल्टी फील करते हुए यीचैन के पास जाकर उसकी कंडीशन देखना चाहता है, लेकिन यीचैन अभी भी उसे लेकर गुस्से में होता है। दोनों के बीच का टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तभी अचानक पीटी टीचर वहां आ जाता है और पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। अब फोकस लड़ाई से बचकर टीचर से बचने पर आ जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। इसी केओस के बीच यीचैन को याद आता है कि बैंड का ट्रक अभी भी वही खड़ा है। वो बिना वक्त गवाए उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन टीचर भी उसके बिल्कुल पीछे होता है। ऐसा लगता है कि इस बार वो पक्का पकड़ा जाएगा। तभी एक बार फिर चुंगा चुपचाप उसकी मदद के लिए आ जाती है। खुद को सामने लाकर वो टीचर का बैलेंस बिगाड़ देती है और टीचर गिर पड़ता है। और बस इतनी सी ही देर यीचैन के बचने के लिए काफी हो जाती है। यीचैन मुड़कर चुंगा को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये पहली बार नहीं है जब चुंगा ने बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के उसकी हेल्प की है। हर बार जब वो मुश्किल में होता है, चुंगा बिना कुछ कहे उसके लिए खड़ी मिलती है। उसके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड और गहरा होता जा रहा है। दूसरी तरफ योनग्योल की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई होती। वो देख लेता है कि योन्यू भी टीचर से बचकर निकलने की कोशिश कर रही है। अगर वो पकड़ी गई तो उसकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज होने का रिस्क है। योनग्योल उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल के स्विमिंग पूल एरिया में ले जाता है। दोनों झुककर सांस रोककर टीचर्स के जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाती है, तब योन्यू का ध्यान पूरी तरह योनग्योल पर चला जाता है। उसके दिमाग में अभी भी उस पब्लिक कन्फेशन की बातें घूम रही होती है। वो समझना चाहती है कि क्या उस कन्फेशन के पीछे सच में फीलिंग्स थी या सिर्फ कोई और वजह थी। इसलिए वो जानबूझकर कुछ ऐसे सवाल पूछने लगती है जिन्हें जवाब देना आसान नहीं होता। हर सवाल के साथ वो योनग्योल के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करती है। वो देखना चाहती है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। योनग्योल के लिए ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। वो फ्यूचर का सच भी नहीं बता सकता और झूठ भी नहीं बोल सकता। इसलिए वो हर लफ्ज बहुत सोच समझकर चूज करता है। उसकी बातें ऐसे निकलती है जैसे वो बहुत पहले से ही सीक्यू के लिए फीलिंग्स रखता हो। ये सब सुनते ही योन्यू के अंदर भी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो खुद ही अपने पहली जजमेंट को डाउट कर रही होती है। उसके लिए ये मोमेंट सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, बल्कि सच जानने का होता है। जैसे ही दोनों के बीच एटमॉस्फेयर इमोशनल होने लगता है, तभी एक टीचर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाए जाते हैं। प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि जिंगसुन फैमिली की मेंबर जिमी होती है। वो दोनों को काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है। उसके हिसाब से स्कूल में डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो योनग्योल को समझाकर और वार्निंग देकर वहां से भेज देती है।
लेकिन सीक्यू को रोक लेती है क्योंकि उन्हें हैरानी होती है कि इतने दिनों बाद वह अचानक अमेरिका से यहाँ वापस कैसे आई। जिमी उसे प्यार से समझाती है कि अब जब वो कोरिया लौट ही आई है तो रेगुलर स्कूल अटेंड करना शुरू करे। उनके बातों में एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक कंसर्न भी। कहीं ना कहीं वो पहचान लेते हैं कि ये सीक्यू नहीं है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। ये बात सुनते ही योन्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं प्रिंसिपल असली सीक्यू से कांटेक्ट नहीं कर ले। अगर ऐसा हुआ तो वो तुरंत पकड़ी जाएगी। अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। वो डिसाइड करती है कि अब से रेगुलर स्टूडेंट बनकर स्कूल आएगी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उधर चुंगा का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ होता। उसके लिए यीचेन को चोट पहुंचाना माफ करने लायक बात नहीं थी, इसलिए पूरे दिन वो जानबूझकर योनग्योल से दूर रहती है। ना उससे बात करती है, ना उसके तरफ देखती है और ना ही उससे कुछ बताना चाहती है। योनग्योल को समझ रहा होता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि क्यों। लेकिन योनग्योल हार मानने वालों में से नहीं होता। वो बार बार उसके पीछे जाता है, उसका रास्ता रोकता है और हर तरफ से उसे मनाना चाहता है। उसे लगता है कि चुंगा का ट्रस्ट खोना उसके लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और तभी हॉलवे में योन्यू की एंट्री होती है। वो दूर से दोनों को एक साथ देखती है। हॉलवे में चुंगा और योनग्योल को एक साथ देखकर योन्यू के दिमाग में और भी ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि इस लड़के का बिहेवियर हर कुछ मिनट में बदल क्यों जाता है। कभी वो यीचेन के लाइफ को लेकर इतना पॉजिटिव और ऑब्सेस दिखाई देता है जैसे उसकी हर छोटी बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और कुछ देर बाद वही लड़का चुंगा के पीछे घूम रहा होता है, जबकि थोड़ी देर पहले ही उसने सबके सामने सीक्यू के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। योन्यू जितना उसे समझने की कोशिश करती है उतना ही वो उसके लिए और मिस्ट्री बनता जा रहा है। दूसरी तरफ यीचेन और उसके बैंड मेंबर्स स्कूल में हंगामा करने के वजह से पनिशमेंट मिलती है। इलाइट स्कूल के टीचर्स डिसिप्लिन को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए सबको अच्छी खासी डांट और सजा सहनी पड़ती है। बैंड के मेंबर्स फिजिकली थक चुके हैं और मेंटली भी उनका मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका है। अपना मूड हल्का करने के लिए सब मिलकर एक कराओके बार में पहुंच जाते हैं। ये जगह उनके लिए सिर्फ गाना गाने की नहीं, बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन भूलने का एक सेफ प्लेस बन जाती है। हंसी मजाक के बीच अचानक योन्यूल एक ऐसी बात कह देता है जो सबको सरप्राइज करती है। वो यीचेन को बताता है कि अगर योन्यूल बैंड का हिस्सा नहीं बना तो शायद वो खुद भी बैंड छोड़ देगा। उसके लिए टैलेंट और टीम वर्क दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। इतने कम वक्त में ही योन्यूल ने अपनी एबिलिटी और डेडिकेशन से सबका ट्रस्ट जीत लिया था। ये बात सुनकर यीचेन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके दोस्त योनग्योल को इतनी इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। उसके अंदर ईगो, कंफ्यूजन और दोस्ती तीनों इमोशंस एक साथ चल रहे हैं। उधर स्कूल में योनग्योल अब भी चुंगा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो हर मौका ढूंढता है उससे बात करने के लिए, लेकिन चुंगा का दिल अभी भी दुखा हुआ है। उसके लिए यीचेन को हर्ट करना एक ऐसी बात थी जिसे वो इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसलिए वो हर बात बिना कुछ कहे उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी खामोशी किसी भी डांट से ज्यादा दर्द दे रही होती है। स्कूल खत्म होने के बाद इस बार योन्यू खुद योनगर्ल के पास आती है और उसे साथ में खाना खाने के लिए कहती है। बाहर से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल मील लगता है, लेकिन असल में उसके दिमाग में एक और टेस्ट चल रहा होता है। वो अभी योनगर्ल की असली फीलिंग्स को समझना चाहती है। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो जानबूझकर उसके सामने बहुत स्पाइसी डिश रख देती है। उसे देखना होता है कि योनगर्ल उसके लिए कितनी हद तक जा सकता है। योनगर्ल बिना कंप्लेंट किए उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जब उसकी मम्मी ने बताया था मेरे फर्स्ट लव को स्पाइसी फूड पसंद है, तो वो योनगर्ल को पसंद आता है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो सच में उस स्पाइसी फूड को खाने लगता है,
योन्यू खुद उसे रोक देती है। वो बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से सच छुपा रहे होते हैं और इसी वजह से हर कॉन्वर्सेशन मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर योन्यू घर लौट जाती। घर पहुंचने के बाद भी उसका दिमाग शांत नहीं होता। वो बार बार अपनी माँ की पुरानी बातें याद करने लगती है। शायद किसी और छोटी सी डिटेल में उसके सवालों का जवाब छुपा हो। तभी उसे एक पुरानी याद आने लगती है। उसकी माँ ने कभी बताया था कि उन्हें अपना पहला प्यार तब हुआ था जब स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान किसी ने उनके लिए एक सेरेनेड गाया था। ये डिटेल याद आते ही योन्यू के दिमाग में एक नया प्लान आ जाता है। अगर वो स्प्रिंग फेस्टिवल अटेंड करेगी तो अपने आंखों से देख पाएगी कि असल में उसकी माँ के लिए वो गाना कौन गाता है। उसके हिसाब से इसी मोमेंट से असली फर्स्ट लव का राज खुलेगा। उसी रात योनग्योल अपना साइन लैंग्वेज लेसन देने के लिए चुंगा के रूम में पहुंच जाता है। लेकिन चुंगा का गुस्सा अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुआ। जैसे ही वो उसे देखती है, वो अपने बुक्स और पिलो उसके तरफ फेंक देती है और रूम से बाहर निकल जाती है। वो उसे एक पल के लिए भी फेस नहीं करना चाहती। योन्योल समझ नहीं पाता कि वो उसके किस बात से गुस्सा है। बुक्स उठाते वक्त गलती से योन्योल के हाथ में चुंगा की डायरी आ जाती है। पहले तो वो उसे सिर्फ साइड में रखना चाहता है, लेकिन डायरी खुल जाने पर उसकी नजर एक ऐसे पेज पर पड़ती है जो उसके होश उड़ा देती है। डायरी के हर लफ्ज से ये साफ पता चल रहा होता है कि चुंगा के दिल में यीचैन के लिए फीलिंग्स पहले से ही जन्म ले चुकी है। वो उसे सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे उसे अपना पहला प्यार मान बैठी है। ये पढ़कर योनग्योल के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। इतने दिनों से जिस फ्यूचर को बचाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन शायद अब भी अपनी जगह पर थी। तभी चुंगा वापस रूम में आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर डायरी पर पड़ती है, वो तुरंत उसे योनग्योल के हाथ से छीन लेती है। उसके लिए डायरी सिर्फ एक नोटबुक नहीं है, बल्कि उसके दिल के सबसे पर्सनल इमोशंस का हिस्सा होती है। शर्म, गुस्सा और एम्बेरसमेंट एक साथ उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वो बिना कुछ और कहे या सोचे योनग्योल को रूम से बाहर निकाल देती है। अपने कमरे में लौटकर योनग्योल पूरी सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। एक तरफ उसने कंफर्म कर लिया है कि चुंगा के दिल में यीचैन है, लेकिन दूसरी तरफ उसने चुंगा के सामने यीचैन को ही हर्ट कर दिया है। उसे अगर ये पहले पता होता तो शायद वो कोई और तरकीब लगाता। वही दूसरी तरफ योन्यू लगातार सीक्यू की फर्स्ट लव की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सबसे बड़ी बात, उसने हर दिन अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। टाइम ट्रेवल से शुरू हुआ ये सफर अब इमोशंस और रिलेशनशिप्स के मजे में फंस चुका है। अगली सुबह उसे यीचैन का फोन आता है। उसकी आवाज पहले की तरह गुस्से से भरी नहीं होती। वो योनग्योल को बाकी बैंड मेंबर्स के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। ये कॉल ही इस बात का सिग्नल होता है कि शायद दोनों के बीच की दूरी कम होने वाली है। रेस्टोरेंट में सब एक साथ बैठते हैं। कुछ देर तक एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड रहता है। यीचैन के दिल में अब भी उस बात का दर्द होता है, लेकिन इस बार वो कहता है कि जब तुमने कहा कि सीक्यू के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है, तब सब कुछ मुझे समझ आने लगा था। इस बार योनग्योल बिना कोई बहाने बनाए सीधे दिल से माफी मांग लेता है। वो रियलाइज कर चुका होता है कि उसने अपने डेस्परेशन में दोस्ती की बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी। उसकी सिंसियरिटी देखकर यीचैन का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को वही खत्म कर देते हैं। उनके बीच की दोस्ती फिर से मजबूत होने लगती है, लेकिन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली इमोशनल स्टॉर्म अभी भी स्प्रिंग फेस्टिवल के साथ उनका इंतजार कर रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद यीचैन और योनग्योल के बीच जो टेंशन इतने दिनों से बनी हुई थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यीचैन अब अपने दिल की बात बिल्कुल साफ शब्दों में रख देता है। उसके लिए प्यार कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि एक हॉनेस्ट फीलिंग है। इसलिए वो योनग्योल से कहता है कि अगर योनग्योल सीक्यू को पसंद करता है तो वो उसे कभी नहीं रोकेगा, लेकिन बदले में वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि योनग्योल उसकी फीलिंग्स के बीच दोबारा कभी नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे को राइवल नहीं, बल्कि इक्वल चांस देने का फैसला करते हैं।
इसके बाद दोनों एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आने वाले एपिसोड्स की सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन बनने वाला होता है। स्प्रिंग फेस्टिवल में दोनों सीक्यू के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ अपने फीलिंग्स को म्यूजिक के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। और उसके बाद फाइनल डिसीजन सीक्यू का होगा कि वो किस इंसान को अपने दिल से चूज करती है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि दोनों की ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट का एक सिंबल बन जाता है। ये प्लान सुनने के बाद यॉनगर्ल भी डिसाइड कर लेता है कि वो दोबारा बैंड ज्वाइन करेगा। अब उसका पर्पस सिर्फ फ्यूचर को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। उसे लगता है कि शायद इसी तरह डेस्टिनी को बिना जबरदस्ती बदले सही डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। वो डिसाइड करते हैं कि स्प्रिंग फेस्टिवल तक ना तो यॉनगर्ल सीक्यू से मिलेगा और ना ही ये चैन। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही बाकी 3 बैंड मेंबर्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सिर्फ ईचन और यॉनगर्ल साथ चल रहे होते हैं। अब जब दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी होती है तो उनके कॉन्वर्सेशन भी पहले की तरह कंफर्टेबल लगने लगती है। बातें करते करते यॉनगर्ल को अचानक बोर्डिंग हाउस और ग्रैंडमा की याद आ जाती है। इतने दिनों से वो उनसे मिला भी नहीं था। दोनों सीधा बोर्डिंग हाउस की तरफ निकल पड़ते। जैसे ही ग्रैंडमा की नजर यॉनगर्ल पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक जेन्युइन खुशी आ जाती है। वो उसे बिल्कुल अपने घर के बच्चे की तरह ट्रीट करती है। उनके लिए यॉनगर्ल सिर्फ एक टेनेंट या हेल्पर नहीं, बल्कि फैमिली का हिस्सा बन चुका होता है। वापस आकर उनके साथ रह सकता है। उनके लफ्जों में पैसों से ज्यादा अपनापन होता है। फिर वो यीचेन को बाहर जाने का बहाना बना लेती है। जैसे ही वो बाहर जाता है, ग्रैंडमा का चेहरा सीरियस हो जाता है। यीचेन को पता है कि अपना ग्रैंडमा का नेचर क्या है, इसलिए वो बाहर खड़ा सब सुन रहा होता है। ग्रैंडमा यॉनगर्ल के सामने अपना दिल खोलना शुरू कर देती है। वो बताती है कि यीचेन को अकेला बड़ा करना कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया स्ट्रगल था। एक माँ की तरह उन्होंने अपने बेटे को गलत रास्ते से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके दिल में अब भी एक डर बसा हुआ था। उन्हें लगता था कि कहीं यीचेन अपने फादर की तरह इम्पल्सिव डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी खराब ना करे। यॉनगर्ल पूछता है कि उसके फादर का क्या कहानी है। तब वो बताती है कि उसके फादर पी के आते थे और उसके मदर और मुझे मारते थे। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि ग्रैंडमा को ऑलरेडी पता होता है कि पिछले कुछ दिनों में यीचेन स्कूल और फाइट्स की वजह से प्रॉब्लम में फंस चुका है। यीचेन ये सब सुनता हुआ सोच में पड़ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि चाहे यीचेन कितना भी केयरफ्री बनने की कोशिश करे, उसकी हर प्रॉब्लम की चिंता ग्रैंडमा तक पहुंच ही जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि वो शायद हॉस्पिटल में था। वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता था और मैं उसे समझ सकती हूँ। जैसे ही वो आया, उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। मैंने पूछा भी नहीं कि वो क्यों है या उसने क्या किया। वो कहती है कि यीचेन छुपकर पढ़ाई करता है। तुम्हारे आने के बाद वो बहुत बदल सा गया है। उसके नेचर, उसके कैरेक्टर के फाउंडेशंस जिसे और स्ट्रांग हो गए हैं। वो मेरे लिए बहुत सोचता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके हर गलती का बोझ सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसकी ग्रैंडमा के दिल पर भी पड़ता है। यीचेन यॉनगर्ल को बोलते वक्त सुनता है कि वो जो भी कर रहा है यीचेन के लिए कर रहा है। डिनर खत्म होने के बाद यॉनगर्ल बोर्डिंग हाउस से बाहर निकलता है, लेकिन उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है कि यीचेन उसे बाहर तक छोड़ने आया है। वो इनडायरेक्टली ये जानने की कोशिश करता है कि कहीं उस एक्सीडेंट में उसके कानों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये सवाल सुनते ही यीचेन थोड़ा इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है कि यॉनगर्ल बार बार अजीब और बिना कंटेक्स्ट के सवाल क्यों पूछता है। एक्सीडेंट के बारे में बात करने के बजाय वो सीधा टॉपिक बदलता है। वो कैजुअली उससे कहता है कि चुंगा को थैंक्स बोल दे क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तब यॉनगर्ल हैरान हो जाता है। वो पूछता है, क्या तुम चुंगा को जानते हो? यीचेन कहता है, हाँ, वो सीक्यू की दोस्त है। तभी यॉनगर्ल हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि यही मौका है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। पहले वो 20 साल की उम्र में मिले थे, लेकिन अभी 18 साल की उम्र में ही वो एक दूसरे को जानने लगे हैं। यॉनगर्ल के पास में आने से कुछ फर्क तो जरूर पड़ा है। अब चुंगा और यीचेन के बीच पहले ही एक ऐसा कनेक्शन बन चुका है जो ओरिजिनल टाइमलाइन से अलग लग रहा है।
ये रियलाइजेशन यॉनग्योल के लिए बहुत बड़ा शॉक होती है। वो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे चुंगा के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे समझना होता है कि आखिर क्या बदल चुका है और कितना। अगली सुबह कहानी का फोकस फिर से योन्यू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो फिर से सीक्यू बनकर स्कूल में पहुंच जाती है। यूनिफॉर्म पहनकर जब वो कैंपस में एंट्री करती है तो स्कूल के लड़कों की नजर तुरंत उस पर टिक जाती है। सीक्यू की पॉपुलैरिटी पहले से ही बहुत ज्यादा थी और वापस आने की खबर पूरे स्कूल में एक्साइटमेंट का रीजन बन चुकी है। हर तरफ उसकी ही चर्चा चल रही होती है, लेकिन योनियो का फोकस किसी और चीज पर होता है। मीनवाइल यॉन गर्ल चुंगा को एक नोट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि आई विल बी ऑलवेज बाय योर साइड, जिसमें उसकी जेन्युइननेस समझ में आती है। पहले तो वो सेंगा को पहचानने से इनकार कर देती, फिर उसे याद आता है कि फ्यूचर में उसे जो मिलने आई थी वो और कोई नहीं बल्कि चुंगा की बहन थी, जिंगसुंग फैमिली की मेंबर। फ्यूचर में हमेशा से उसने अपनी माँ और सेंगा के बीच एक अजीब सी दूरी देखी थी। दोनों कभी क्लोज नहीं नजर आए, लेकिन पास्ट में सच बिल्कुल उल्टा था। दोनों की फ्रेंडशिप देखकर योन्यू को पहली बार समझ आता है कि वक्त के साथ सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं बदलते, उनके पीछे छुपे हुए रीजंस भी बदल जाते। जैसे ही योनगर्ल की नजर स्कूल में योन्यू पर पड़ती है, उसे तुरंत ब्रेकफास्ट पर की हुई वो प्रॉमिस याद आती है। उसने और येचैन ने डिसाइड किया था कि स्प्रिंग फेस्टिवल तक दोनों सीक्यू से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कोई नहीं करेगा। अब उसके लिए अपनी बात पर टिकना जरूरी था। इसी वजह से वो उसे देखते ही बिना कुछ कहे उल्टे डायरेक्शन में भाग पड़ता है। लेकिन योन्यू के लिए यह बिहेवियर बिल्कुल समझ से बाहर होता है। कल तक जो लड़का उसके आसपास घूम रहा था, उसके हर बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, आज वही उसे देखते ही भाग क्यों रहा है। जितना योनगर्ल उसे अवॉइड करता है उतनी ही उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है। उसे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह छुपी है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करने लगती है। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए यह पूरा सीन किसी ड्रामा से कम नहीं होता। सबको लगता है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की खुद किसी लड़के के पीछे भाग रही है। कुछ ही देर में गॉसिप्स पूरे कैंपस में फैल जाती है। एक स्टूडेंट तुरंत माजो को फोन करके बताता है कि सीक्यू इस वक्त योनगर्ल का पीछा कर रही है। माजो बिना टाइम वेस्ट किए ये बात यीचैन तक पहुंचा देता है। ये सुनते ही यीचैन के इमोशंस भी हिल जाते हैं। बाहर से वो काम रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे कंपटीशन का प्रेशर महसूस होने लगता है। वो डिसाइड करता है कि अगर स्प्रिंग फेस्टिवल में अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली दिखानी है तो प्रैक्टिस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वो बैंड मेंबर्स को लेकर प्रैक्टिस रूम पहुंचता है, लेकिन वहां एक और प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही होती है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने म्यूजिक रूम टेम्पररी तौर पर साइंस क्लब को दे दिया होता है। अब बैंड के पास प्रैक्टिस करने की जगह ही नहीं बचती। स्प्रिंग फेस्टिवल इतना पास आ चुका है और बिना रिहर्सल के परफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यीचैन के चेहरे पर पहली बार टेंशन साफ दिखाई देती है। तभी योनयुल फिर से अपनी रिलायबिलिटी दिखाता है। वो सबको रियश्योर करता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर बाकी सब मेंबर्स भी उसके साथ चल पड़ते हैं, बिना ये जाने कि वो उन्हें किस जगह ले जा रहा है। दूसरी तरफ योनगर्ल अब भी स्कूल के कोने कोने में योन्यू से बचने की कोशिश कर रहा होता है। स्कूल के कॉरिडोर्स, स्टेयर्स और अलग अलग कॉर्नर्स में दोनों के बीच एक लंबी सी चेस चलती रहती है। बाहर से ये सब थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन दोनों के इमोशंस बिल्कुल अलग होते हैं। योनगर्ल सिर्फ अपना प्रॉमिस निभा रहा होता है, जबकि योन्यू सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेती है। सांस फूल चुकी होती है, लेकिन उसका पहला सवाल वही होता है, आखिर वो उसे देखते ही भाग क्यों रहा था। इस बार योनगर्ल कोई बहाना नहीं बनाता, वो सीधा सच बता देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने और यीचैन ने मिलकर डिसाइड किया है कि स्प्रिंग फेस्टिवल तक दोनों उससे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ना वो उसके आसपास घूमेंगे और ना ही यीचैन उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। दोनों चाहते हैं कि फेस्टिवल के दिन सीक्यू अपने दिल से जिस इंसान को चूज करना चाहे उसे फ्रीली चूज करे। ये बात सुनते ही योन्यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
उसे रियलाइज होता है कि अब सिचुएशन का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया है। दोनों लड़के उसके डिसीजन का वेट करने वाले हैं। मतलब चाहे वो किसी के साथ भी वक्त बिताए या किसी को इग्नोर करे, उसका हर एक्शन अब दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। पहली बार उसे लगता है कि इस गेम का सेंटर अब वो खुद बन चुकी है। योनग्योल को माजो का इमरजेंसी पेज आता है। वो बताता है कि बैंड को प्रैक्टिस करने के लिए एक नई जगह मिल गई है और सब वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये सुनकर योनगल तुरंत एक और प्लान बना लेता है। उसे लगता है कि अगर वो चुंगा को प्रैक्टिस वेन्यू पर ले जाए तो शायद उसके और यीचैन की बॉन्डिंग और नेचुरली बढ़ेगी। जब तक यीचैन सीक्यू से नहीं मिलता तब तक चुंगा और उसकी नजदीकियां बढ़ानी होंगी। यही उसका प्लान है। फ्यूचर को सही डायरेक्शन देने के लिए उसके हिसाब से ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन जैसे ही वो चुंगा के साथ वहां पहुंच जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पहले से ही सीक्यो यानी योन्यू मौजूद है। अगर चुंगा और सीक्यू दोनों एक ही जगह होंगी तो इमोशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सिचुएशन को समझने के लिए वो तुरंत हीचैन को बाहर ले जाता है ताकि दोनों अकेले बात कर सके। उधर अंदर एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट चल रहा होता है। योन्यू सीधा चुंगा के पास आ जाती है और उसे साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है। वो नेचुरली साइंस यूज करती है क्योंकि फ्यूचर में उसने ये लैंग्वेज उसके दोस्त से सीखी होती है। बैंड के बाकी मेंबर्स ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उनके लिए ये सीक्यू का साइन लैंग्वेज जानना अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि स्कूल की सबसे ग्लैमरस और फैशनेबल लड़की इतनी फ्लुएंटली साइंस यूज कर सकती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चुंगा के अंदर होती है। उसे जब लगता है कि सामने खड़ी लड़की उसके लैंग्वेज जानती है, जबकि आयरनी ये थी कि इस वक्त की टाइमलाइन में चुंगा ने ही प्रॉपरली साइन लैंग्वेज सीखा नहीं था। बाहर यीचेन और योनगल के बीच फिर से एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। योनगल को लगता है कि प्रॉमिस के बाद भी यीचेन ने सीक्यू को प्रैक्टिस वेन्यू पर बुलाकर अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश की है। लेकिन यीचेन तुरंत अपनी साइड एक्सप्लेन करता है। उसके हिसाब से सीक्यू वहां किसी रोमांटिक वजह से नहीं आई थी। स्प्रिंग फेस्टिवल के कॉस्ट्यूम्स और स्टेज प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए उसने उसे वहां बुलाया था। उसके लिए ये सिर्फ बैंड की जरूरत थी, ना कि प्रॉमिस तोड़ने की चाल। लेकिन योनगल के लिए प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी। उसे पता था कि जितना ज्यादा ये चार लोग एक साथ वक्त बिताएंगे, उतना ही ओरिजिनल टाइमलाइन और ज्यादा बदल सकती है। और हर नया बदलाव उसके फ्यूचर को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना रहा था। प्रैक्टिस वेन्यू के बाहर चल रही आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए योनगल एक नया आइडिया देता है। वो बताता है कि चुंगा सिर्फ एक क्वाइट लड़की नहीं है, बल्कि बहुत ही गिफ्टेड आर्टिस्ट है। उसके स्केचेस और पोर्ट्रेट्स इतने डिटेल्ड होते हैं कि वो स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए बैंड की बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। ये बात सुनकर यीचैन को भी पहली बार चुंगा के टैलेंट की गहराई का एहसास होता है। फिर भी योनगल एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। अगर दोनों गर्ल्स फेस्टिवल की प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है तो दोनों की स्किल्स प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए। लेकिन असल में उसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा होता है। वो कहता है कि सीक्यू की एबिलिटीज वो खुद टेस्ट करेगा, जबकि चुंगा का काम यीचैन देखेगा। बाहर से ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करने जैसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर योनगल की असली कोशिश ये होती है कि यीचैन और चुंगा को ज्यादा वक्त एक साथ मिले। उसे अब भी यकीन होता है कि जितनी उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, उतनी ही फ्यूचर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में लौटने की उम्मीद रहेगी। इस प्लान के बाद योनगल जानबूझकर सीक्यू को उसके स्कूटर पर अपने साथ ले जाता है। बहाना होता है उसकी कैपेबिलिटी चेक करने का, लेकिन असल मकसद यीचैन और चुंगा को अकेले वक्त देना होता है। उधर प्रैक्टिस रूम में पहली बार यीचैन और चुंगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक साथ रहते हैं। यीचैन साइन लैंग्वेज के थ्रू उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके साइंस परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हर जेस्चर में सिंसियरिटी होती है। वो कम्युनिकेट करता है क्योंकि उसे लगता है कि चुंगा को समझने के लिए उसकी दुनिया में कदम रखना जरूरी है। इसी दौरान उसकी नजर चुंगा के स्केचेस पर पड़ती है।
एक एक ड्राइंग देखते हुए अचानक उसे अपना ही पोर्ट्रेट नजर आ जाता है। उस पल वक्त जैसे कुछ देर के लिए रुक जाता है। पोर्ट्रेट सिर्फ एक फेस स्केच नहीं होता, उसकी हर लाइन, हर एक्सप्रेशन और हर डिटेल ये बता रही होती है कि जिस इंसान ने ये बनाया है उसने यीचेन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है। बिना एक भी कन्फेशन के चुंगा के इमोशंस उस आर्टवर्क के थ्रू सामने आ जाते हैं। यीचेन कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसके चेहरे पर सरप्राइज के साथ एक अजीब सी वार्मथ भी दिखने लगती है। दूसरी तरफ यॉनगल और सीक्यू का सफर भी एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं चल पाता। काफी दूर निकलने के बाद अचानक स्कूटर का फ्यूल खत्म हो जाता है। एक ही पल में दोनों बीच सड़क पर फंस जाते हैं। ना आसपास कोई पेट्रोल पंप होता है और ना तुरंत कोई मदद मिलने वाली होती है। योन्यो का पेशेंस फाइनली टूट जाता है। उसे लगता है कि योनग्योल हर बार उसे किसी न किसी अजीब सिचुएशन में फंसा देता है। पहले कंफ्यूजिंग कन्फेशंस, फिर स्कूल भर में भागना और अब बीच रास्ते स्कूटर बंद हो जाना। सारी फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर आ जाती है। वो खुलकर अपना गुस्सा दिखाती है। योनग्योल उसके रिएक्शंस को चुपचाप देखने लगता है। वो जानता है कि इस सिचुएशन का कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए दोनों रोड के किनारे एक बेंच पर बैठकर कुछ देर रुकने का फैसला करते हैं। शाम की ठंडी हवा चल रही होती है। योनग्योल नोटिस करता है कि योन्यू को ठंड लग रही होगी। बिना किसी ड्रामा के वो अपनी जैकेट उतारकर योनग्योल एक पल के लिए चुप हो जाता है। गाना उसके लिए सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होता, म्यूजिक उसके आइडेंटिटी का हिस्सा है। और इस बार वो किसी स्टेज पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान के दिल तक पहुंचने के लिए गाने वाला होता है। वो धीरे से गाना शुरू करता है। उसके आवाज में कोई दिखावा नहीं होता, हर सुर में हॉनेस्टी और इमोशन महसूस होता है। वो सिर्फ लिरिक्स नहीं गा रहा होता, बल्कि अपने अंदर की सारी उलझन, केयर और अनस्पोकन फीलिंग्स को म्यूजिक के थ्रू बयां करता है। योन्यू धीरे धीरे बिल्कुल चुप हो जाती है। जिस लड़के को वो अब तक सिर्फ एक कंफ्यूजिंग और अनप्रेडिक्टेबल इंसान समझ रही थी, उसकी आवाज सुनकर उसकी सोच बदलने लगती है। उसकी आंखों में पहली बार सरप्राइज के साथ एडमिरेशन भी नजर आता है। वो सिर्फ गाना नहीं सुन रही होती, वो उसके इमोशंस महसूस कर रही होती है। उस लम्हे में ना टाइम ट्रेवल याद रहता है, ना फेक आइडेंटिटीज और ना ही कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर। सिर्फ दो लोग और उनके बीच की खामोशी रह जाती। गाना खत्म होते ही दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों के दिल की धड़कन पहले से तेज हो चुकी है और इसी इमोशनल साइलेंस में अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल खो बैठकर योनगल धीरे से सीक्यू की तरफ झुकने लगता है। उसके और योनियो के बीच की दूरी हर सेकंड के साथ कम होती जा रही है और एपिसोड इसी इंटेंस क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है, जहां एक पल का डिसीजन सिर्फ उन दोनों की फीलिंग्स ही नहीं, बल्कि पूरी टाइमलाइन को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन अभी दोनों इमोशंस में है, क्या आगे भी रह पाएंगे? क्या कोई भी यंगस्टर ये रिलेशन एक्सेप्ट करेगा, ये जानते हुए कि फ्यूचर में उनका एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होने वाला है? और क्योंकि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है, इसीलिए ये पार्टनरशिप पॉसिबल हो पाई है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।